हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं बिना देरी के, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गर्मजोशी के साथ हुआ उनका बड़ा स्वागत। एआई समिट में लेंगे हिस्सा, जिसके बाद जाएंगे अमेरिका। बताएंगे यूं ही अमेरिका नहीं जा रहे पीएम मोदी जी, है बहुत बड़ी प्लानिंग। क्या है वो प्लानिंग आपको बताएंगे, इसी बीच बताएंगे। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं विदेश दौरे पर, तो उधर रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं जिनपिंग। जी हाँ, रशिया के विक्ट्री डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे शी जिनपिंग। जी हाँ, जिसने भारत की बढ़ा दी है बड़ी टेंशन। बिग ब्रेकिंग खबर आपको बताएंगे। इसी बीच कनाडा को फिर रुलाने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप, इस बार देंगे बड़ा दर्द। भारत विरोधी ट्रूडो का बिलबिलाना माना जा रहा है, तय बताएंगे ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं ट्रंप। तो वहीं फिर एक बार चाइना ने दलाई लामा को की है मनाने की कोशिश। कह दिया है कि उम्मीद है कि बूढ़े हो चुके ये दलाई लामा अब भी सही रास्ते पर लौट पाएंगे। तो वहीं दोस्तों, पंजाब में कभी भी गिर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। आ रही है बहुत बड़ी खबर, सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पर उनका हुआ जोरदार स्वागत। एआई एक्शन समिट में लेंगे भाग। दोस्तों, पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता से पहले एक स्वागत रात्रि भोज में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई। रात्रि भोज में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की, जो एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस में है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत की। इससे पहले दिन में पीएम मोदी अपने दो देशों के दौरे पहले चरण के लिए पेरिस पहुंचे हैं, जो बाद में उन्हें अमेरिका लेकर जाएगा। फ्रांस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी जी पेरिस में मैक्रोन के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और व्यापारिक नेताओं को भी संबोधित करेंगे। पेरिस पहुंचते ही उनका प्रवासी भारतीयों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पेरिस में मोदी जी ने कहा कि ठंड के मौसम में भारतीय समुदाय ने शाम में अपना स्नेह दिखाने से नहीं रोका। हमारे प्रवासी भारतीयों के प्रति आभारी हूँ और उनकी उपलब्धियों के लिए उन पर गर्व है। पीएम मोदी और मैक्रोन प्रतिबंधित और प्रतिनिधि मंडल दोनों प्रारूपों में चर्चा करेंगे और भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी यात्रा का द्विपक्षीय खंड मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 के रोड मैप पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेरिस के लिए रवाना होने से पहले बता दिया कि वो फ्रांस की यात्रा पूरी होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों, यूं ही नहीं ट्रंप से मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी जी, भारत अमेरिका करने वाले हैं बहुत बड़ी डील। जी हाँ, इस मामले से परिचित लोगों ने बताया कि पीएम मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई प्रमुख रक्षा समझौतों पर मुहर भी लग सकती है, जिसमें कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की खरीद और जॉइंट प्रोडक्शन के साथ साथ तेजस के इंजन पर समझौता भी शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से रशिया पर निर्भर करता है। पिछले महीने ट्रंप ने पीएम मोदी से अमेरिका में निर्मित अधिक सुरक्षा उपकरण खरीदने और निष्पक्ष व्यापार संबंध की ओर बढ़ने के लिए कहा था। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी जी ट्रंप के साथ अपनी बैठक से पहले अतिरिक्त टैरिफ कटौती की तैयारी कर रहे हैं, जिससे भारत में अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है और संभावित व्यापार युद्ध से बचा जा सकता है। जनरल डायनेमिक्स द्वारा निर्मित और अमेरिकी सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों के सह उत्पादन पर भारत और अमेरिका लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। वे भारतीय वायुसेना के लिए भारत में लड़ाकू जेट इंजनों के सह उत्पादन पर अनुबंध वार्ता को पूरा करने के लिए भी काम कर रहे हैं, जिस पर 2023 में एक सौदे पर सहमति बनी थी। जी हाँ, तेजस इंजन पर जल्द फैसला चाहता है अपना भारत। दोस्तों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस फ्रांस यात्रा और अमेरिकी यात्रा देखकर पाकिस्तान जल भून उठा है, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये सुपर पावर कंट्रीज कभी भी इनवाइट नहीं करते, कभी भी अपने देश मिलने के लिए नहीं बुलाते और ना ही उनका ऐसे गर्मजोशी से कभी स्वागत होता है, जो वाकई में भारत आज किस स्तर तक पहुंच चुका है। इन स्वागत से ही पता चल जाता है दोस्तों कि भारत अपना कितनी बड़ी मुकाम हासिल कर चुका है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी जर्नी एंड मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं अगली और सबसे बड़ी खबर आपको बताते, जहां रूसी विक्ट्री डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे शी जिनपिंग। चीन के करीब जा रहे हैं पुतिन, भारत की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही। जी हां, रशिया के विक्ट्री डे परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये परेड हर साल 9 मई को मॉस्को में आयोजित की जाती है। इस दौरान रशिया अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। ऐसे में
में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने को दोनों देशों के बीच संबंधों में आई मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। यह दौरा तब और अहम हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने सहयोगी देशों के खिलाफ टैरिफ लगा रहे हैं और व्यापार को लेकर धमका रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय के स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए रशिया के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तास ने चाइना में रूसी राजदूत इगोर मार्गुलोव के हवाले से बताया कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने महान देशभक्ति युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को मॉस्को में होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। क्रेमलिन ने दिसंबर में कहा था कि उसने युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए कई देशों को आमंत्रित किया है, जिसे रूसी महान देशभक्ति युद्ध कहते हैं। रशिया और चीन के बीच बढ़ते संबंधों से भारत परेशान हो सकता है। भारत का चाइना के साथ गंभीर सीमा विवाद है। दोनों देश एक युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अवैध कब्जा किया हुआ है और भारत के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार चालें चल रहा है। वहीं रशिया भारत का पुराना दोस्त है, जिसके साथ मजबूत रक्षा संबंध भी है। ऐसे में अगर चीन और रशिया ज्यादा करीब आते हैं तो रक्षा क्षेत्र में भारत की टेंशन बढ़ सकती है और यही कारण है कि भारत अपनी रक्षा खरीद में विविधता ला रहा है और पश्चिमी देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत कर रहा है। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी वजह होती है एक देश के प्राइम मेंबर का दूसरे देश के प्राइम मेंबर से मिलने का। अब आप ही सोच लीजिए कि चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग रशिया जाने वाले हैं, वहां वो व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, फिर उनके बीच कोई बातें होंगी, किसी चीज को लेकर डील साइन होंगी। अगर भारत सिर्फ रशिया के साथ ही दोस्ती बढ़ाता रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि आज भारत की क्या स्थिति रहती है। ऐसे में भारत हमेशा से हर चीज को बैलेंस कर कर चलता है, इसीलिए भारत की कूटनीति आज दुनिया में नंबर 1 कहलाती है और भारत अपने आप को भी साइड बाय साइड मजबूत कर रहा है, आत्मनिर्भरता को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत अवश्य कहिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर भारत विरोधी ट्रूडो का अब बिलबिलाना माना जा रहा है तय। कनाडा को फिर रुलाने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। इस बार देंगे गहरा और बड़ा दर्द। आखिर बता दे क्या है खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा तथा मैक्सिको सहित इस्पात और एल्यूमिनियम के सभी आयातों पर 25% शुल्क लगाने की सोमवार को घोषणा करेंगे। साथ ही इस सप्ताह के अंत में अन्य आयात शुल्क भी लगाए जाएंगे। सुपर बाउल में हिस्सा लेने के लिए फ्लोरिडा से न्यू ऑरलियंस जाते समय विमान एयरफोर्स 1 में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका में आने वाले किसी भी इस्पात पर 25% शुल्क लगेगा। ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर कनाडा और मैक्सिको पर होगा। दरअसल कनाडा और मैक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर है। अमेरिका में एल्यूमिनियम भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है। ऐसे में कनाडा का मुनाफा घटेगा और अमेरिका को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद में 1 महीने के लिए टाल दिया गया। ऐसे में ट्रंप के इस नए फैसले से कनाडा के भारत विरोधी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टेंशन बढ़ सकती है। जी हां, वही बता दें, पाकिस्तानी प्रवासियों से भरी नाव लीबिया में डूबी, 65 मौतों का अंदेशा। शवों की शिनाख्त में जुटी पाकिस्तान की टीम। दोस्तों, लीबिया के तट पर प्रवासियों से भरी एक नाव डूब जाने से बड़ा हादसा हुआ है। समुद्र में पलटी इस नाव में कम से कम 65 लोग सवार थे। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के नागरिक थे। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हादसे की पुष्टि की है। यह हादसा लीबिया के जाविया शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित मार्जा डेला बंदरगाह के पास हुआ है। हादसे के बाद पाकिस्तान दूतावास ने अपनी टीम जाविया के अस्पताल में भेज दी है। ये टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनका दूतावास हादसे में प्रभावित अपने नागरिकों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। तो उधर आपको बता दें, आखिर चीन ने कौन सी शर्त रख दी दलाई लामा को लेकर। कहा, उम्मीद है बूढ़े हो चुके दलाई लामा सही रास्ते पर लौटेंगे। दोस्तों, चीन को उम्मीद है कि दलाई लामा सही रास्ते पर लौट सकते हैं। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा के भविष्य के बारे में चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित नेता दलाई लामा इस साल 90 वर्ष के हो रहे हैं। वो चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद 1959 में तिब्बत से भागकर भारत चले आए थे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले तिब्बत लौटने की इच्छा व्यक्त की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीन दलाई लामा के भविष्य के बारे में बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वो मातृभूमि को विभाजित करने की अपनी स्थिति को त्याग दें। गुओ आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बड़े भाई गयालो थोंडुप की मृत्यु पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहले चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत में उनका अनौपचारिक दूत के रूप में काम किया था। गयालो थोंडुप का शनिवार को 97 वर्ष की आयु में भारतीय शहर कलिम्पोंग में उनके घर में निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, गुओ ने चीन के आधिकारिक नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दलाई लामा को खुले तौर पर यह स्वीकार करना चाहिए कि तिब्बत और ताइवान चीन के अविभाज्य अंग है, जिसकी एकमात्र वैध सरकार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जी हाँ, तो ये कहना है दोस्तों, चाइना का उम्मीद लगा रहा है दलाई लामा
लामा से कि दलाई लामा कहेंगे कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है, जबकि ना दलाई लामा ने कभी ऐसा चाहा है ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि तिब्बत हमेशा से एक अलग क्षेत्र है और अलग ही रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि दलाई लामा कब करेंगे उत्तराधिकारी का ऐलान, जबकि उनकी एज लगातार बढ़ती जा रही है और शरीर भी स्वस्थ अब नहीं रहता। जबकि दलाई लामा का कहना है कि वो जुलाई में अपने 90वें जन्मदिन के समय उत्तराधिकार के बारे में सवालों को स्पष्ट करेंगे, जैसे कि तिब्बती बौद्ध विश्वास के अनुरूप का उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं और कहां होगा, ये सारी बातें वो बताएंगे। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में दिसंबर तक होंगे आम चुनाव। मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया की पार्टी को दिया आश्वासन। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बांग्लादेश आम चुनाव दिसंबर 2025 में कराने की तैयारी कर रही है। इस बात का दावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने किया। उन्होंने कहा कि सोमवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को भरोसा दिलाया कि उनकी अंतरिम सरकार दिसंबर तक आम चुनाव करवाएगी। जी हां, बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बैठक के बाद यूनुस ने उन्हें बताया कि सरकार दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी खबर यह है कि यूनुस सरकार ने जयशंकर जी से बातचीत का बड़ा प्लान बनाया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन अगले सप्ताह ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात कर सकते हैं। बांग्लादेश इस बैठक का उपयोग दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव को रोकने के उद्देश्य से एक संदेश देने के लिए कर सकता है। जी हां, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत बांग्लादेश के बीच जो कड़वाहट बनी बैठी है, क्या वो खत्म हो जाएगी और वाकई में खत्म होगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा के बाद अमेरिकी यात्रा पर हैं और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जो कहीं ना कहीं यूनुस की गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाली, क्योंकि जो बाइडेन ने बेशक यूनुस को सपोर्ट किया हो, इवन फंड भी जारी किया बांग्लादेश को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करने वाले। और डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इस बेहतरी संबंध को देखते हुए मोहम्मद यूनुस की आंखें जरूर चौंधिया जाएंगी और मजबूरन उनको भारत के साथ संबंध बेहतर करने पड़ेंगे, वरना बांग्लादेश का जो अब तक का इतिहास था उसको बदलने में समय नहीं लगेगा। जी हां, वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के गाजा प्लान को लेकर पाकिस्तान से सऊदी तक खलबली जल्द हो सकती है। मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों यह कहकर नई बहस छेड़ दी है कि गाजा पर जल्द ही अमेरिका का कब्जा होगा। पिछले सप्ताह ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई मुलाकात के दौरान भी ट्रंप अपने इस बयान को दोहराते नजर आए। दूसरी तरफ उनकी इस योजना को लेकर मुस्लिम देशों में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश ट्रंप के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। अब गाजा की स्थिति पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जल्द से जल्द ओआईसी की इस बड़ी बैठक बुलाने की योजना बना रहे। सोमवार को पाकिस्तान और सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं ने गाजा की स्थिति पर बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद ने गाजा से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की आपात बैठक बुलाने पर सहमति जताई है। इससे पहले हमास जैसे समूह भी जल्द से जल्द अरब देशों की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कहा कि फलस्तीनियों को गाजा में वापस लौटने का अधिकार नहीं है। इजराइल हमास में सीज फायर होने के बाद गाजा से पलायन करने वालों को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फलस्तीनियों के मामलों को लेकर सोमवार को यह बड़ा ऐलान किया कि उन्हें इस एरिया में वापस आने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने दिखाई आंख, बोला फलस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाने की ताकत किसी में नहीं। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि कोई भी ताकत फलस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने की ताकत नहीं रखती। एर्दोगन ने एशिया के 3 देशों के दौरे पर जाने से पहले रविवार को अतातुर्क एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। कोई भी ताकत गाजा वासियों को उनकी प्राचीन मातृभूमि से बाहर नहीं कर सकती। गाजा, पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम सभी फलस्तीनियों के हैं। वहीं बता दें, ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा, 51 लोगों की अब तक मौत की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, सोमवार को मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब 70 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गहरी खाई में गिर गई। ग्वाटेमाला के म्यूनिसिपल फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक बस का ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस ने कई छोटे वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस मेटल रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 20 मीटर यानी 65 फीट गहरी खाई में गिर गई, जहां नीचे बह रही गंदे पानी और कचरे से भरी नदी में समा गई। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में वकीलों ने किया जमकर बवाल, सुप्रीम कोर्ट के पास पुलिस से हो गई भिड़त। क्या है माजरा? दरअसल पाकिस्तान के वकीलों ने सोमवार को इस्लामाबाद के डी चौक पर खूब हंगामा किया। उन्होंने सुरक्षा बाधाओं और पुलिस बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील
वकील संविधान के 26वें संशोधन और नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई। भारी विरोध प्रदर्शन के कारण श्रीनगर हाईवे को बंद रखना पड़ा। वकीलों के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत कई कानूनी संगठनों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि कुछ वकील अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं बता दें, लंदन स्टेशन पर बंगाली साइन बोर्ड को देख छिड़ गई बहस। एलोन मस्क का आया रिएक्शन तो वायरल हो गया ये मुद्दा। दोस्तों, लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी और बंगाली भाषा में लिखे एक साइन बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के सांसद रूपर्ट लोवे ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम केवल अंग्रेजी में होना चाहिए। उनके इस बयान पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिनमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलोन मस्क भी शामिल है, जिन्होंने कहा कि हाँ, वाकई में ऐसा ही होना चाहिए। एलोन मस्क का आप रिप्लाई देख पा रहे होंगे दोस्तों। रूपर्ट लोवे एमपी के ट्वीट पर एलोन मस्क ने कहा यस। उनके इस समर्थन के बाद ये विवाद सा छिड़ गया। आखिर ये बंगाली साइन बोर्ड का उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें, ये बंगाली साइन बोर्ड 2022 में व्हाइट चैपल ट्यूब स्टेशन पर लगाया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी लंदन में बांग्लादेशी समुदाय के योगदान को सम्मान देना था। टावर हैमलेट्स का काउंसिल इस पहल को वित्तीय सहायता दी थी ताकि इस इलाके में सुधार कार्य किए जा सके। ये क्षेत्र ब्रिटेन में सबसे बड़ी बांग्लादेशी आबादी का घर माना जाता है। 2022 में ममता बनर्जी ने भी इसकी सराहना की थी और ट्वीट किया था, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि गर्व की बात है कि लंदन ट्यूब रेल ने व्हाइट चैपल स्टेशन पर बंगाली भाषा को साइन बोर्ड के रूप में स्वीकार किया है। ये 1000 साल पुरानी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान और महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, ऐसे में एलोन मस्क का इस मुद्दे पर सपोर्ट करना कि ये लंदन है और यहाँ पर सारे नाम इंग्लिश में ही होने चाहिए, वाकई में काफी शर्मनाक माना जा रहा है उन बांग्लादेशी लोगों के योगदान के हिसाब से। वहीं आपको बता दें, 10,000 भक्तों के साथ सिंगापुर प्रधानमंत्री ने की हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना, कलावा पहना, माला ली। बता दें, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग रविवार को मार्जिलिंग राइज हाउसिंग स्टेट स्थित श्री शिव कृष्ण मंदिर पहुंचे और वहां धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। मंदिर में ये तीसरी बार धार्मिक आयोजन किया गया था। इससे पहले 1996 और 2008 में इसी तरह के समारोह आयोजित किए गए थे। इस धार्मिक आयोजन के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि मंदिर आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना रहे। इस धार्मिक आयोजन में 10,000 श्रद्धालु शामिल हुए। ये सिंगापुर का एकमात्र मंदिर है जहां श्री शिव कृष्ण की प्रतिमाएं विराजमान हैं। समारोह सुबह 7 बजे अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ और इसके लिए मुख्य भवन से लगभग 100 मीटर दूर टेंट लगाए गए थे। द स्ट्रेट्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली गई और कलश में भरे जल को मंदिर लाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री वोंग के साथ रक्षा मंत्री जकी मोहम्मद भी मौजूद थे। मंदिर के पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल और माला भेंट की और मुख्य पुजारी नागराज शिवाचार्य ने प्रधानमंत्री वोंग को कलावा भी बांधा। ऐसे में आप कमेंट में दोस्तों जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, तीसरी बार अमित शाह जी से मिले उमर अब्दुल्ला। आखिर क्या जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा? बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर पर राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने, सुरक्षा व्यवस्था और शोषण के से जुड़े पहलुओं पर बातचीत हुई। बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह तीसरी बार है जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है। इससे पहले भी दोनों के बीच जम्मू कश्मीर के हालात पर बातचीत हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा या फिर नहीं? जो भी आपकी राय हो अवश्य बताइएगा। वहीं आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को है डर, युद्ध के दौरान चुनाव कराना देश के लिए घातक साबित होगा। यूक्रेन खो देगा अपनी सेना। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि युद्ध के दौरान चुनाव कराना देश के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चुनावों के लिए मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून को निलंबित किया गया तो यूक्रेन अपनी सेना खो देगा, जिससे रशिया को भारी फायदा मिलेगा। ब्रिटिश समाचार चैनल ITV न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के समय चुनाव कराना न केवल मुश्किल है बल्कि ये रशिया के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। तो वहीं आपको बता दें, ग्वादर में क्या हर साल 2 लाख पाकिस्तानी गधे कत्ल किए जाएंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान में मच गया बवाल। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जब किसी ने भीख नहीं दी तो उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी को चीन भेजा था। उम्मीद तो की गई थी कि जरदारी के राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हुए पाकिस्तान को कर्जा चुकाने के लिए कुछ तो मोहलत मिल ही जाएगी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने तो जरदारी को गधा कसाई बना डाला। जी हाँ, अब जिनपिंग ने सुनाया एक ऐसा फरमान जिससे पाकिस्तानी गधों में त्राहिमाम
तोहिमाम मच गया है दोस्तों। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि गधा भी तो हराम है ना, हम भी तो बेच रहे हैं ना। तो अब फतवा कहाँ है, इनकी प्राथमिकता गधे हैं। शायद ये मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं। ये साधारण गधे ना खरीदे। चीन वाले जो खास जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं, आईफोन बना बनाकर, लैपटॉप बना बनाकर, जहाज बना बनाकर, और हम गधे बेच रहे हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए कि हराम चीज को भी बेचा जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। वहीं बता दें, पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कभी भी गिर सकती है और अरविंद केजरीवाल फिर कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जी हां, निपानिया में पूर्व भाजपा विधायक दशरथ सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य संकट में है। पंजाब में आम आदमी सरकार कभी भी गिर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार और पार्टी की पंजाब इकाई में आंतरिक असंतोष की बढ़ती अटकलों के बीच ब्रजभूषण ने यह बड़ा दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल कभी कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजों ने पंजाब की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। अरविंद केजरीवाल परेशान है। दिल्ली का किला तिनके की तरह ढह जाने से इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चल रहे मुकदमों का ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरी ओर पंजाब में नया सियासी खेला होने की अटकलें लगने लगी है। इन बातों का आधार बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं के कुछ बयान और दावे हैं, जिनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भगवंत मान को गद्दी से उतारकर खुद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस सियासी विरोधियों के दावे में कितना है दम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप क्या कहते हैं दोस्तों? क्या केजरीवाल अपनी साख बचाने के लिए पंजाब के करंट सीएम भगवंत मान को कुर्सी से गिराकर क्या खुद उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे, या फिर पंजाब से आम आदमी पार्टी भी विधायकों की कृपा से हो जाएगी गायब? जो भी आपकी राय हो अवश्य बताइएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अगर ऐसा होता है भगवंत मान को सीएम पद से हटाकर खुद सीएम बनते हैं अरविंद केजरीवाल, तो अब आप ये समझ लीजिए तो फिर बहुत बड़ी बगावत शुरू हो सकती है आम आदमी पार्टी में। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि भगवंत मान विधायकों का समर्थन हासिल करके अलग पार्टी बन के मुख्यमंत्री बन सकते हैं पंजाब के। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर, प्रवेश वर्मा का नाम दिल्ली के अगले सीएम के लिए तय माना जा रहा है। बीजेपी और संघ के बीच बन गई सहमति। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी के सीएम का नाम तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा दिल्ली की कमान संभाल सकते हैं। उनके नाम पर बीजेपी और आरएसएस में सहमति बन गई है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आरएसएस के सूत्रों की माने तो सहमति बनने के बाद बीजेपी का नेतृत्व प्रवेश वर्मा के नाम पर ही मुहर लगाएगा। अरविंद केजरीवाल को हराने का इनाम उनको दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई में प्रवेश वर्मा जी दिल्ली के सीएम के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है? कहना क्या चाहेंगे आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में कलह के बीच ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। बंगाल चुनाव को लेकर कर दिया ऐलान। ममता बनर्जी ने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। टीएमसी 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कांग्रेस का सपना तोड़कर रख दिया है गठबंधन वाला और कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ेगी बंगाल में। ममता बनर्जी ने कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए सोमवार को कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले एक बैठक में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतने का विश्वास भी जताया। तो वहीं दोस्तों, ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का भी लाइक कर दीजिए। लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।